हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी 3:30 बज रहे हैं एंड मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ अपने रूम में स्टडी करने के लिए। मेरी जो पेपर 1 की 5 मिनट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है एंड पेपर 2 की भी 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है। 8 अक्टूबर तक का मेरे पास टाइम था, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने लिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। सो अभी टाइम बचा है। मैंने बुक के PYQ सारे सॉल्व कर लिए पेपर 1 के, जो 5 यूनिट के थे। अब मैं क्या करूँगी, PW का जो यूट्यूब चैनल है उनके वहाँ पे जो PYQs डाल रखे हैं, जो सॉल्व करा रखे हैं, आज से मैं वो देखने शुरू करूँगी। उनका एनालिसिस जो भी होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे, सारे नोट डाउन करूँगी। सो यही मेरा मतलब आज से प्लान है आगे के 2-4 दिनों का। उसके बाद पेपर 2 में मैंने अभी बुक के PYQ सॉल्व नहीं करे हैं, तो सबसे पहले बुक के PYQ सॉल्व करूँगी, उसके बाद उनके चैनल के PYQ सॉल्व करूँगी। सो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। 3:30 हो चुके हैं अप्रॉक्स। अब 3:30 से लेकर 7 बजे तक आराम से पढ़ते हैं। अन्य बार सो रही है अपने पापा के साथ, तो हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं अब PYQ सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। सबसे पहले मतलब मॉर्निंग का मेरा सबसे पहला रूटीन यही रहता है कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। उसके बाद मैंने PYQs की वीडियो खोली, एक मैराथन देखा मैंने, जो था पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड का। यहाँ पे मैं वही नोट डाउन कर रही थी। मैं हमेशा नोट करके ही मतलब चीज़ें लर्न करती हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं तुरंत उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना दिए हैं अपने। एंड जब लिख के याद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा देर तक माइंड में रहता है, इसलिए मैं हर चीज़ को नोट डाउन करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने उन्हीं के नोट्स में थोड़े की पॉइंट्स लिख दिए थे, जो मैंने PW से परचेज़ किया है बैच, उनके जो नोट्स थे उसी में थोड़े बहुत की पॉइंट्स लिख दिए थे। इसलिए जो चीज़ें छूट गई हैं मतलब वो लिखना, और वो मुझे लग रही हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वही वीडियो से देख के मैं वही नोट डाउन कर रही थी। एंड मैंने ये भी सोचा है अब कि जैसे मैं PYQs एनालाइज करूँगी, मतलब PYQs अटेम्प्ट करूँगी, तो उसमें मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि PYQs को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके पीछे के कॉन्सेप्ट समझना, कि अगर इसका ये आंसर है तो इसका ये आंसर क्यों है। ये चीज़ आपको एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाओगे। इसलिए अब मैंने सोचा है कि पहले मैं PYQs एनालाइज करूँगी। जब मैं उसके आंसर चेक करूँगी तो जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा जो भी, वो मैं नोट डाउन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा था वो मैंने कल जो मैंने PYQ सॉल्व करे थे, उनके जो कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत छूट गए थे, तो मैंने सोचा था मैं उन्हें कल नोट डाउन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही नोट डाउन कर रही थी। काम हो गया है एंड आज थोड़ा सा काम है मुझे, मतलब बाहर जाना है, मार्केट जाना है, थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए घर का। तो उस वजह से आज मतलब अभी 10 बज रहे हैं, तो 1-1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ। हस्बैंड आएंगे फिर उनके साथ में थोड़ा मार्केट जाऊँगी एंड सामान लेके आऊँगी। उसके आगे का सेशन, फिर दिन वाला सेशन आज 1-1.5 घंटे का ही हो पाएगा। एंड उसके बाद दिन में मतलब कि जो 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक का सेशन होता है वो लगाऊंगी। और अगर टू डू लिस्ट के कोई टारगेट छूट जाएंगे तो मैं वो शाम को कवर करूंगी, क्योंकि कल हस्बैंड ने जाना है ऑफिशियल टूर पे, मतलब उनका टूर रहता है, तो उनके भी कपड़े वपड़े प्रेस करने हैं, पैकिंग वैकिंग करनी है। तो आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दे रखा है पेपर 2 का कॉमर्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस। ये PW वालों ने उनकी बुक के अंदर दे रखा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर कर दूँ। इसमें बताया है कौन सी यूनिट से कौन से सेशन में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये आप लोग एक बारी देख लेना। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मतलब प्रिपरेशन में। ये आपको बता देगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं एंड किस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये पिछले साल का है, 2024 के, ये दोनों सेशन के दे रखे हैं, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ये पूरा एनालिसिस करके दे रखा है। तो अब मैं, ये शाम का टाइम था, अब सबसे पहले मैंने सोचा कि पेपर 2 के मेरे PYQs रहते हैं, तो सबसे पहले मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट खोला एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के PYQs सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। आज मतलब कि मैंने जो था पूरे मतलब कि शायद 150 थे इसमें PYQs मार्केटिंग मैनेजमेंट के, मैंने सारे करे। उसके बाद मैंने देखा, उनके कॉन्सेप्ट देखे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब 75 डेज़ रिमेनिंग रह गए हैं, तो इसमें हमें उतनी ज़्यादा मेहनत करनी है, मतलब काफ़ी कि हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाए इस बारी, एक ही बार में। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। होप मतलब 110% मेरा हार्डवर्क है, प्रिपरेशन है,
मैं मतलब यही आशा करती हूँ कि मेरा हो जाए, बाकी तो भगवान के भरोसे है, अगर होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो मैं आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से मेहनत करूँगी। बाकी अभी तो मैं यही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रही हूँ कि हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं थोड़े बहुत नोट्स की। तो हायर एजुकेशन के नोट्स आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस तरीके से मैंने हायर एजुकेशन के नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले ये लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया कैसे हुआ था, एशियन इंडिया के टाइम का है, किस तरीके से हमारे एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, पहले किस तरीके की एजुकेशन होती थी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ऑरल फॉर्म था एजुकेशन का, फॉर्मल इनफॉर्मल वेज के उससे होती थी। ये सारा मैंने इस तरीके से बनाया है। हमारे ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये किस किस से रिलेट करते हैं इसके आगे मैंने लिख दिया। ये मंत्रा से, ये म्यूज़िक से, ये रिचुअल्स से, ये ब्लैक मैजिक से। तो ये सब मतलब इस तरीके से मैंने बनाया है। एंड आगे देखते हैं, ये इस तरीके से आगे बनाया रखा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। ये है, ये मीडियम ऑफ टीचिंग क्या था उस टाइम पे, संस्कृत था। ये 2 बोर्ड स्ट्रीम्स थे, पार विद्या, उसमें क्या होता है वो लिख दिया। उपनयन क्या होता है, ये सब मतलब ह्यूमन एजुकेशन में 2 तरीके की ह्यूमन एजुकेशन होती थी। एक सदोव्यास होते थे, एक ब्रह्मवादिनीज होती थी। वो क्या होती थी उसके आगे लिख दिया है कि जो मतलब मैरिज तक स्टडी करते थे वो ये होते थे ब्रह्मवादिनीज, जो उसके आगे मतलब परस्यू करते थे अपनी हायर एजुकेशन। टीचर का बहुत प्राइवेट रोल था। उसके बाद उसके मेन एम क्या थे एजुकेशन के, देखो ये मेन एम है उनके। उसके बाद ये वेद उपनिषद त्रिपिटका वाले बारे में, आग मास क्या होते हैं, ये बाकी आगे ये एवोल्यूशन सिस्टम के बारे में है थोड़ा सा। इस तरीके से मैंने अपने बनाए हैं नोट्स बनाए हैं। आगे ये है, आगे ये स्टेजेस हैं जब एशियन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी तो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी। मैंने यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं वो इस तरीके से बनाए हैं। ये देखो, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, ये कहाँ पे थी, इसकी लोकेशन क्या थी, ये कब आई, यहाँ पे कौन आया था सबसे पहली बार, इसमें कौन कौन पढ़ा था, कौन कौन इससे रिलेट करता है, वो सब लिख दिया। इसमें क्या क्या किस तरीके से एजुकेशन होती थी, एजुकेशन के क्या क्या रोल थे, सब कुछ मैंने इतने एक पैराग्राफ में लिख दिया। जो जो इसके मेन की पॉइंट्स थे वो लिख दिए। उसके बाद ये नालंदा है, नालंदा कहाँ पे है, इसमें क्या पढ़ाया जाता था। जैसे बुद्ध एजुकेशन में 2 तरीके के होते थे, एक महायान होता था, एक हीनयान होता था। इसमें कौन सा पढ़ाया जाता था, वो कुछ इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो देख लीजिए आप। ये आगे फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी आ गई। ये यूनिवर्सिटी के नोट्स जो हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। ये विक्रमशिला है, उदंतपुरी है, जगदाला यूनिवर्सिटी है, मिथिला है। ये इस तरीके से मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। अब ये 1947 के बाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या किया, ये सब वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग भी अपने नोट्स बना सकते हैं।